ये मेरी लंबी टांगों वाली दुश्मन है, परम बर्फीली रानी, जिसने अचानक अपना पूरा स्वभाव बदल लिया है। वो अब रात के बीच में मुझसे मिलने पर आमादा है, अब जब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। सब इसलिए क्योंकि मेरी एक छोटी सी गाड़ी की टक्कर हुई थी। भले ही डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे अचानक एक शानदार आइडिया आया और मैंने उसे थोड़ा तंग करने के लिए याददाश्त जाने का नाटक करने का फैसला किया। साथ ही ये उस कॉर्पोरेट शादी से बचने का सही तरीका था जो मेरा परिवार मुझ पर थोप रहा था। लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी, मेरी 20 साल की दुश्मन, वो औरत जिससे बचपन से मेरी लड़ाई चली आ रही है, लू ग्लोबल की बर्फीली सीईओ सेराफिना लू सबसे पहले मेरे हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुई। लाल आंखों के साथ उसने मेरा हाथ थामा, फिर मुझे कसकर गले लगा लिया। सिसकते हुए बोली, जाने मन तुम आखिरकार होश में आ गए। उसके अत्यंत भावुक प्रदर्शन को देखते हुए वो मातृत्व की गर्माहट और समर्पण बिखेर रही थी। मैं समझ गया, ये औरत मेरी मानसिक क्षति का फायदा उठाना चाहती है ना? वो मुझे मेरी पारिवारिक दौलत से ठगना चाहती है। ठीक है, मैं खेलता हूं। लेकिन जब उसने मुझे चम्मच से खाना खिलाना शुरू किया, मेरा मुंह पोंछा और यहां तक कि मुझे सुलाने के लिए गले भी लगाया, तब मुझे एहसास हुआ कि मामला बिगड़ रहा है। जिस तरह से ये औरत मुझे दिखती है, वो भूखे भेड़िए जैसी क्यों लगने लगी है? उसे एक उम्दा शिकार मिल गया है। रुको, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे नहीं है, वो मेरे जिस्म के पीछे भी है। जब मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मैं मारा गया। क्या मेरा करोड़ों का चेहरा, वो चेहरा जो इस कहानी को पढ़ने वाली लड़कों से थोड़ा ही कम खूबसूरत है, हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा? जब मैंने आंखें खोली तो रात का वक्त था। हॉस्पिटल की महक मेरी नाक में भर गई, कीटाणुनाशक और पुराने पैसों की जानी पहचानी मिली जुली गंध। मैं चेज जांग हूं, जांग एंटरप्राइजेस का युवराज। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं एक विश्व स्तरीय प्लेबॉय हूं। मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मेरा डॉक्टर एक आदमी था जिसके बाल काफी झड़ चुके थे। वो मेरे दिमाग की सीटी स्कैन पकड़े हुए था और मेरी बेकार चाचा आर्थर जांग से बेहद गंभीरता से बात कर रहा था। मरीज की शारीरिक स्थिति ठीक है, हालांकि दिमाग पर चोट के कारण उसे अस्थायी स्मृतिलोप हो सकता है। आर्थर के चेहरे पर, जिस पर महत्वाकांक्षा साफ नजर आती थी, गहरी चिंता का भाव तुरंत उभर आया। चीज बेटे, क्या तुम अभी भी अपने चाचा को पहचानते हो? मैंने उसे देखा और पलकें झपकाईं। मेरी निगाह साफ, मासूम और एकदम खाली थी। मैं किसी ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट जैसा लग रहा था जिस पर अभी दुनिया की मार नहीं पड़ी हो। फिर मैंने धीरे से सिर हिला दिया। आर्थर के होठों के कोने पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आई। मछली ने चारा निगल लिया था। सही है, मुझे असल में याददाश्त नहीं गई थी। डॉक्टर ने कहा था हो सकता है, ना कि निश्चित रूप से। अभी कुछ देर पहले जब मैं आंखें बंद करके मृत होने का नाटक कर रहा था, मैंने अपने प्यारे चाचा को फोन पर उस औरत बियांका वाइट से बात करते साफ सुना था। बियांका, चिंता मत करो, डॉक्टर कहता है उसे याददाश्त जा सकती है। जब वो उठेगा मैं उसे बताऊंगा कि तुम उसकी मंगेतर हो। हम सगाई पक्की कर लेंगे, जांग की विरासत हमारी हो जाएगी। वाह, मतलब सच में बस वाह। मेरे माता पिता अभी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, उनके जिस्म अभी ठंडे भी नहीं हुए। रुको, वो बात तो गलत है, उनका जहाज अभी उड़ा भी नहीं था ठीक से, और वो पहले से ही मुझे बेचकर पूरी कंपनी हड़पने की फिराक में है। चूंकि तुम खेलना चाहते हो चाचा, मैं भी खेलूंगा। याददाश्त जाने का नाटक करना आसान है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने नेशनल एकेडमी में एक्टिंग क्लासेस में बैठकर सब सीखा है। जैसे ही मैं दुनिया से भ्रमित एक शुद्ध मासूम युवक की भूमिका जारी रखने की तैयारी कर रहा था, हॉस्पिटल का दरवाजा एक जोर के धमाके के साथ खुला। एक औरत तूफान की तरह अंदर आई। महंगे परफ्यूम की एक लहर ने मुझे छुआ जब उसकी हाई हील्स फर्श पर युद्ध की नगाड़े की तरह बजती रहीं। नई आने वाली एक चुस्त कड़क सफेद सूट पहनी थी। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे थे, एक पतली हंस जैसी गर्दन दिख रही थी। उसका मेकअप बेदाग था, उसकी निगाह बर्फीली थी। उससे एक रास्ते से हटो वरना मैं कुचल दूंगी वाला आभामंडल निकल रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि लू ग्लोबल की सीईओ सेराफिना लू थी। वो वही लड़की है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। एक ही प्री स्कूल, एक ही एलिमेंट्री, एक ही मिडिल स्कूल। हम एक दूसरे की साइकिल की हवा निकालते थे, एक दूसरे के बैग में कैटरपिलर डालते थे और 20 साल लगातार युद्ध की स्थिति में रही। हमारे बीच बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। तो वो यहां क्या कर रही थी? मैं एक पल के लिए ठिठक गया और मेरे मन में 18 संभावनाएं एक साथ कौंध गईं। क्या वो मुझ पर हंसने आई थी या ये देखने कि मैं मरा या नहीं? शायद वो तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक मुझे दफनाया ना जाए,
ताकि वो धूप अगरबत्ती जला सके और जश्न मना सके। लेकिन आगे जो हुआ उसने मेरे दिमाग का सीपीयू जला दिया। बर्फीली क्वीन सीईओ ने मुझे देखा और उसी पल उसका जमा हुआ नकाब जो उसने सालों से पहन रखा था पूरी तरह पिघल गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। वो 3 कदमों में मेरी बेड के पास आई और आर्थर की स्तब्ध नजरों के सामने उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू भरी थी, नरम, मीठी और अविश्वसनीय रूप से नाजुक। जानेमन, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने मुझे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। पूरे हॉस्पिटल कमरे की हवा 3 पूरे सेकंड के लिए जम गई। जैसे ही उसने जानेमन कहा, मैंने उसकी खूबसूरत बादाम के आकार की आंखों में देखा जो आंसुओं से भर रही थीं, जो बहने को तैयार थे। उस दयनीय, दुखद भाव के साथ उसके चेहरे पर उसकी एक्टिंग इतनी लाजवाब थी कि वो उसी वक्त ऑस्कर के लिए साइन अप कर सकती थी। पल भर में मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अरे मैं समझा, वाह, ठीक है, मेरे प्यारे चाचा मुझे एक नकली मंगेतर से मिलाना चाहते हैं। मेरी प्यारी दुश्मन ने सीधे मुद्दे पर आकर खुद को मेरी आधिकारिक गर्लफ्रेंड घोषित कर दिया। हम दोनों ही चालाक लोमड़ियां हैं। किसे बेवकूफ बना रही हो इस भूत की कहानी से? उसके प्रदर्शन को देखकर सेराफिना ने भी मेरी याददाश्त जाने को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा था। वो सिर्फ केक का एक टुकड़ा नहीं चाहती थी, वो पूरा केक चाहती थी। मैंने अंदर से हंसी, लेकिन बाहर से मैंने शुद्ध भ्रमित मासूमियत का नकाब पहने रखा। मैंने सिर झुकाकर उसे देखा। मेरी आंखें एक पूरी अजनबी की जिज्ञासा और संकोच से भरी थी। मैडम, आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस नरम संकोची मैडम से सेराफिना का पूरा शरीर अखड़ गया। उसका दुखद शोकाकुल भाव लगभग टूट गया। मैंने उसमें पकड़ लिया घृणा और शुद्ध उत्साह की एक चमक। उसने जल्दी से अपना चेहरा संभाला और भी दिल टूटे हुए स्वर में बोली, चेस, ये मैं हूं, सेराफिना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। क्या तुम्हें सच में याद नहीं, हम कितने प्यार में थे? जैसे ही वो बोली, उसने सही पल पर 2 क्रिस्टल आंसू भी निचोड़ लिए जो उसके गालों पर ढलक गए। मैंने उसे देखा, अंदर से बिल्कुल कुछ महसूस नहीं करते हुए। मेरा दिल कर रहा था कि उसे तालियां बजाऊं। साफ है ये वही औरत है जो 20 साल से मेरे साथ लड़ रही है। उसके पेशेवर हुनर भयावह हैं। आर्थर एक तरफ खड़ा था, पूरी तरह अचंभित। उसने सेराफिना की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ। उसका मुंह लंबे समय तक खुला रहा, फिर वो हकलाया, बकवास है, मेरी भतीजे की गर्लफ्रेंड कब हुई, मुझे कैसे पता नहीं? सेराफिना ने तुरंत अपनी पूरी ताकत उस पर मोड़ ली। वो आर्थर की तरफ मुड़ी, उसकी आंखें वापस उस तीखी बर्फीली ठंडक पर आ गईं। चाचा आर्थर, ये चेस और मेरे बीच का निजी मामला है। क्या मुझे अपनी डेटिंग जिंदगी के बारे में आपको रिपोर्ट करनी होगी, या आप चेस की याददाश्त जाने का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? उन शब्दों से उसने आर्थर के आगे कहने वाली हर बात बंद कर दी। आर्थर का चेहरा नीले और सफेद के बीच का रंग पकड़ गया। उसने सेराफिना की तरफ इशारा करते हुए काफी देर तक हकलाया, तुम, लेकिन एक भी सुसंगत शब्द नहीं निकला। आखिरकार उसने गुस्से में हाथ उठाए, बेतुका है। ये कहने के बाद उसने मुझे घूरा, जैसे पूछ रहा हो कि मैं काम का क्यों नहीं, और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ मैं और मेरी एकदम नई गर्लफ्रेंड रहे। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। सेराफिना ने मुझे देखा और उसके चेहरे से दुख बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी, गणनाशील नजर आई, जैसे वो किसी ऐसी चीज का मूल्यांकन कर रही हो जो उसने अभी अभी खरीदी हो। मैंने उसे देखा, अपनी बेगुनाह बड़ी बड़ी आंखें बनाए रखते हुए। आओ फिर एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, देखते हैं पहले कौन टूटता है। शायद ये सोचकर कि मेरा दिमाग पूरी तरह बंद हो गया है, उसने एक बार फिर कोमल मीठी मीठी मुस्कान चिपका ली जो रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसे लहजे में जैसे वो किसी बच्चे को पुचकार रही हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, मेरी प्यारी चीज, डरो मत, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं और सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैंने एक छोटी चिड़िया की तरह सिर हिलाया, फिर मैंने हाथ बढ़ाया और नाइट स्टैंड पर रखे कटी सेब की तरफ इशारा किया। मैडम, मुझे भूख लगी है। सेराफिना लू के चेहरे पर मुस्कान जम गई। मैंने देखा उसकी भौहें थोड़ी सी फड़कीं। साफ था कि किसी की हाथों हाथ सेवा करना उसके पेशेवर दायरे में बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सेब का एक टुकड़ा उठाकर मुझे दे दिया। मैंने नहीं लिया, मैंने बस मुंह खोला और आ किया। सेराफिना लू का चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे उसने अभी अभी एक मक्खी निगल ली हो।
उस गुस्से से फटने और खुद को रोकने के बीच फंसे होने का वो नजारा मल विसर्जन जैसा शुद्ध था। वो अत्यंत शानदार था। मेरे मन में मैं पहले ही हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। मेरा चेहरा उसी बड़ी बड़ी मासूम आंखों के भाव में बंद रहा। मैडम, खिलाइए मुझे। सेराफिना ने एक गहरी सांस ली। मैं लगभग उसके पीछे के दांत पिसने की आवाज सुन सकता था। आखिर में उसने अपनी किस्मत मान ली और सेब का टुकड़ा मेरे होठों तक लाई। एक अभ्यस्त पेशेवर मुस्कान लगाते हुए उसने कहा, शाबाश, मुंह खोलो। मैंने एक टुकड़ा काटा। मीठा, अविश्वसनीय रूप से मीठा। सेराफिना लू की मेरी सावधानी पूर्वक देखभाल की खबर तेजी से पूरे उच्च समाज में फैल गई। सभी हैरान रह गए। जांग परिवार का युवराज और लू परिवार की शैतान, ये दोनों मूलभूत रूप से असंगत थी। ये तथ्य कि ये दो कट्टर दुश्मन असल में एक जोड़ा है, पागलपन था, और वो सिर से पांव तक प्यार में डूबे हैं। चेज जांग का एक्सीडेंट होता है और याददाश्त चली जाती है, और सेराफिना हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी रहती है। ये कैसी परिकथा रोमांस थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त और परम विंगमैन ल्यूक वांस पहला व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में दौड़ा आया। वो फलों की एक टोकरी लिए हुए था जब वो कमरे में तूफान की तरह घुसा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, वो सचमुच एक पत्थर की मूर्ति बन गया। मैं उस वक्त हेडबोर्ड से टिक कर बैठा था। सीईओ लू के हाथों से छीला हुआ संतरा खा रहा था। सेराफिना संतरे का एक टुकड़ा पकड़े थी, चेहरे पर एक परफेक्ट मुस्कान चिपकाए। जैसे ही उसने धीरे से कहा, मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला और खाया। फिर इतनी मीठी आवाज में कि उबकाई आए, मैंने कहा, शुक्रिया मिस सेराफिना। ल्यूक के हाथ से फलों की टोकरी जोर की आवाज के साथ गिरी। सेब और केले हर तरफ लुढ़क गए। उसका जबड़ा इतना नीचे गिरा कि उसमें एक अंडा आ सकता था। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी उभर आईं। उनमें शुद्ध भूकंपीय सदमे का भाव था। उसने सेराफिना की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ। उसके चेहरे पर लिखा था कि उसकी पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई। चेस, तुम और वो, ये सब क्या है? सेराफिना को देखकर वो शान से उठी, एक टिश्यू से हाथ पोंछा, तुरंत एक बर्फीली सीईओ की भूमिका में वापस आ गई। मिस वैंस, आवाज धीमी रखिए, चेस को आराम की जरूरत है। ल्यूक ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। वो एक ही कदम में मेरी बेड साइड पर पहुंचा और मेरे कंधे थामकर जोर जोर से हिलाने लगा। चेस, उठो, क्या किसी ने तुम पर जादू कर दिया? ये सेराफिना लू है, वो औरत जो तुम्हारे लॉलीपॉप चुराती थी, होमवर्क फाड़ती थी और तुम्हारी साइकिल पर कछुए बनाती थी, जिसके साथ तुमने देखा था कि कौन ज्यादा दूर पेशाब कर सकता है, और तुम बुरी तरह हारी थी। उसने मुझे इतना हिलाया कि मुझे चक्कर आ गए और आंखें टेढ़ी हो गईं। मैं बस भ्रम से भरी चेहरे से उसे देख सकता था। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। ल्यूक के हाथ अचानक रुक गए। उसने मेरी साफ, खाली और थोड़ी बेवकूफ नजर में देखा और वो पूरी तरह अवाक रह गया। नहीं हो सकता चीज, क्या तुम्हारी सच में याददाश्त गई? मैंने धीरे से सिर हिलाया। ल्यूक ने करुण चीख निकाली और फर्श पर पटक गया। उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया, जैसे आसमान टूट रहा हो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा चेज पागल हो गया। अब वो उस शैतान के चंगुल में है। क्या तुम देख नहीं सकते? उसकी आंखों में जो नजर है वो एकदम नकली है। सेराफिना ने एक ठंडी सांस ली, उसे हिकारत से देखते हुए। ल्यूक वांस, जो चाहो खाओ, लेकिन मुंह संभाल कर बात करो। चेस और मैं सच में प्यार में हैं। हमारे रिश्ते का सम्मान करो। सच में प्यार में? ल्यूक ऐसे लगा जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया। वो सचमुच फर्श से उछला। अगर तुम दोनों सच में प्यार में हो तो मैं कल सड़कों पर नंगा दौड़ूंगा। वो पलटवार करने की तैयारी में था, लेकिन तभी मैंने डरते हुए उसके जैकेट का हेम खींचा। मिस सेराफिना, ये कौन है? वो बड़ा डरावना है, मैं डर गया। बोलते हुए मैं सेराफिना के पीछे छुप गया, बिल्कुल एक डरे हुए छोटे खरगोश की तरह। सेराफिना ने नीचे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाओं का समुद्र था। एक पल के लिए मुझे लगा उसका वो बर्फीला आभा थोड़ा पिघल गया। उसने आगे बढ़कर मेरी पीठ धीरे से थपथपाई, हालांकि हरकत थोड़ी अकड़ी हुई थी। ये निश्चित रूप से दिलासा देने वाली थी। मत डरो, इनका नाम ल्यूक वांस है। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उसने ऊपर देखा और ल्यूक को अमित्र नजरों से घूरा। देखो, तुमने उसे डरा दिया। ल्यूक का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कुछ घिनौना खाया हो। मैं सेराफिना के पीछे छुपा रहा, आधा बाल बाहर निकालकर ल्यूक को अपनी सबसे मासूम आंखों से देखता रहा। फिर मैंने आवाज दी, एक दोस्त। मैंने ल्यूक की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ। सेराफिना की तरफ मुड़कर मैंने जिज्ञासा से भरी चेहरे से पूछा, मिस सेराफिना, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो उन्हें हमारी पुरानी सब कुछ के बारे में पता होगा, है ना? सेराफिना का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। ल्यूक भी जम गया। मैंने अपना प्रदर्शन जारी रखा।
मेरी आंखें ज्ञान की प्यास से चमक रही थीं। मुझे याद है तुमने बताया था कि हमारी पहली मुलाकात एक बरसाती दिन हुई थी। तुम्हारे पास छाता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना छाता दे दिया और खुद मूसलाधार बारिश में घर दौड़ा, है ना? ये वो रोमांटिक मुलाकात की कहानी थी जो सेराफिना ने कल के लिए मेरे लिए गढ़ी थी। ये छिद्रों से भरी थी और इतनी क्रिंजी थी कि मैं अपनी उंगलियों से फर्श में छेद कर सकता था। सेराफिना ने बात मान ली और सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुरंत ल्यूक की तरफ मुड़ा और उम्मीद भरी चेहरे से पूछा, तुम ल्यूक हो, है ना? क्या तुम उस वक्त वहां थी? मुझे याद है तुमने मुझ पर हंसी थी कि मैं एक लड़की के पीछे अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। ल्यूक का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। उसका मुंह खुला जैसे वो मुझे फिर सेराफिना को देख रहा हो। उसकी आंखों में वो भ्रम था, जैसे मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये सब क्या हो रहा है। सेराफिना एक तरफ खड़ी ल्यूक को एक गुप्त चेतावनी भरी नजर दे रही थी। उस नजर का मतलब एकदम साफ था, अगर तुमने मेरा भंडा फोड़ करने की हिम्मत की, तुम गए। ल्यूक एक चालाक आदमी था। वो एक प्लेबॉय था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने मेरा मासूम चेहरा और सेराफिना की खून खराबे वाली आंखें देखी और तुरंत समझ गया कि कुछ तो चक्कर है, और निश्चित रूप से कुछ बड़ा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक मुस्कान थोपी जो रोने जैसी ज्यादा लग रही थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैं वहीं था। मैंने तुम दोनों की तस्वीरें भी ली। हाय, मेरी याददाश्त देखो। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। वो जल्दी सीखने वाला था। फिर मैंने अपना अगला सवाल उछाला, और मुझे ये भी याद है कि मिस सेराफिना ने बताया था कि उन्हें पटाने के लिए मैं उनके हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर सारी रात गिटार बजाकर प्रेम गीत गाता रहा, और अंत में सिक्योरिटी गार्ड ने लाठी लेकर मुझे भगा दिया। क्या तुम उस वक्त मेरी रखवाली कर रहे थे? ल्यूक के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह जम गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। गिटार बजाना और प्रेम गीत गाना, चेस, एक आदमी जो कभी सुर में गा ही नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पीछा किया जाना, यह किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा बेतुका था। सेराफिना पास में खड़ी पहले से ही उसे आंखों से काट रही थी। ल्यूक की जीवित रहने की प्रवृत्ति तेजी से काम करने लगी। उसने अपनी जांघ पर मारा। हाँ बिल्कुल वही है। मैं तुम्हारे ठीक बगल में स्पॉटलाइट पकड़े खड़ा था। ये इतना मार्मिक, इतना दिल को तोड़ने वाला था। ये दुनिया को हिला देने वाला था। सिक्योरिटी गार्ड भी तुमसे इतना भावुक हो गया था, उसने कहा वो सिर्फ तुम्हें एक कप चाय के लिए अंदर बुलाना चाहता था। वो कहते हुए उबकाई लाता लग रहा था। मैं देखता रहा, एक पागलों की तरह खाई खोदता और दूसरा आंसुओं से उसे भरता। मैं लगभग हंस पड़ा। नहीं, मुझे इसे थोड़ा और मसालेदार बनाना था। सेराफिना का हाथ गहरी कृतज्ञता के भाव से थामा। उसकी आंखों में शुद्ध स्नेह भरकर उसे देखा। सेराफिना, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ मेरे लिए ऐसी शर्मनाक यादें दोहराने को तैयार हो। ल्यूक सफेद से लाल और फिर हरे रंग पर आ गया। मैंने और दबाया। ल्यूक की तरफ मुड़कर बोला, ल्यूक शुक्रिया, एक बार ठीक हो जाऊं तो मैं जरूर तुम्हारे लिए भी एक गोली खाऊंगा। ल्यूक ने हाथ पागलों की तरह हिलाए। नहीं 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 यार, कृपया मत करो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। कंपनी मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से उसने सेराफिना को देखा वो शुद्ध श्रद्धा और दया से भरा था, जैसे वो कह रहा हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे भाई, ख्याल रखना। टूटे हुए मनोबल वाले ल्यूक के जाने के बाद कमरे में हम दोनों फिर से अकेले थे। सेराफिना ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसका पूरा शरीर आखिरकार ढीला पड़ा। उसने अपना अकड़ा हुआ चेहरा मला। मैंने उसे देखा और अचानक बोला, सेराफिना, मुझे लगता है मुझे अभी कुछ याद आया। वो तुरंत सतर्क हो गई। क्या याद आया? मैंने गंभीर चेहरे से कहा। मुझे लगता है मुझे याद आया कि मेरे पास एक बैंक कार्ड है। पिन तुम्हारा जन्मदिन है और मुझे लगता है उसमें बहुत पैसा है। सेराफिना की आंखें तुरंत जगमगा उठी। वो 1000 वॉट के बल्ब जितनी चमकीली हो गई। बैंक कार्ड याद आने के बाद जिसका पासवर्ड उसका जन्मदिन था, सेराफिना की कार्यकुशलता भयावह थी। उसने बस आधे दिन में मेरी संपत्ति की सुरक्षा के बहाने से मेरे सभी कार्ड और आईडी मेरे अभी भी गुस्से में भभकते चाचा से हासिल कर लिए। उसने सचमुच उन्हें उसके हाथों से छीन लिया। बेशक इस प्रक्रिया में उच्च स्तरीय बिजनेस कॉर्पोरेट जार्गन, जुबानी तलवारबाजी और तीव्र शक्ति प्रदर्शन हुआ, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ परिणाम की परवाह थी। परिणाम यह था कि सेराफिना मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई मेरे कार्डों का ढेर पकड़े एक एक करके आजमा रही थी। हर एक के लिए उसने जो पिन डाला वो था उसका जन्मदिन। मैंने उसके केंद्रित उत्सुक भाव को देखा। वो किसी रहस्यमयी डिब्बे को खोलने वाले बच्चे की तरह लग रही थी। मैं एक बार फिर हैरान था कि ये औरत पैसे के लिए कहां तक जाने को तैयार है।
उसने पहला कार्ड आजमाया, गलत पिन। उसने भौहें चढ़ाई, ठीक है। अगला, गलत पिन। उसकी भौहें और गहरी हो गई, गलत पिन, गलत पिन, गलत पिन। जब आखिरी कार्ड ने भी गलत पिन दिखाया, उसका चेहरा जली हुई बर्तन की तली जैसा काला हो गया। उसने ऊपर मुझे देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे वो किसी ऐसे दोषपूर्ण उत्पाद को देख रही हो जो बॉक्स से निकालते ही टूट गया हो। मैंने तुरंत अपना सिर पीछे किया, निर्दोष और आहत दिखते हुए। क्या हुआ सेराफीना? क्या क्या मुझे गलत याद आया? सेराफीना ने एक गहरी सांस ली और दांतों के बीच कुछ शब्द दबाए। ठीक है, शायद तुम्हें गलत कार्ड याद आया। उसने बेकार कार्डों का ढेर थोड़ी हिंसा से बैग में ठूस दिया। मैंने उसे देखकर सावधानी से पूछा, क्या आप नाराज हैं सेराफीना? नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज कठोर थी। तुम नाराज हो? मैंने मुंह बनाया। मेरी आंखें ऑन कमांड लाल होने लगी। क्या इसलिए कि तुम सोचती हो मैं एक बेकार मूर्ख हूं? क्योंकि मुझे एक पिन भी याद नहीं, इसीलिए क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? उसने मुझे देखा, मुझे आंसुओं की कगार पर देखते हुए। उसकी कनपटी में नस भड़क रही थी। मुझे पता था वो शायद मुझे अभी गला दबाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। उसकी भूमिका थी एक समर्पित वफादार गर्लफ्रेंड की। अगर उसने मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत की तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए उसे एक और गहरी सांस लेनी पड़ी और एक ऐसी मुस्कान थोपनी पड़ी जो रोने से ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। ये कैसे कह सकती हो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है, अब से मैं तुम्हारे सारे पैसे संभाल लूंगी। ठीक है, आ गई। लोमड़ी की पूंछ आखिरकार बाहर दिखी। मैंने अंदर से हंसी, लेकिन बाहर आंसुओं में मुस्कुराने लगा। मैंने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, सारे पैसे तुम संभालो, जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है। सेराफिना के चेहरे पर एक असली पतली सी मुस्कान आखिरकार आई। अपने भूलने की बीमारी वाले बेवकूफ बॉयफ्रेंड को खुश करने और अपनी भविष्य की कमाई पक्की करने के लिए उसने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी देकर अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले जाने का फैसला किया। उसने इसे मेरी बेहतर देखभाल करना बताया। स्वाभाविक रूप से मैं पूरी तरह राजी था। क्या ये मेमना शेर की मांद में नहीं जा रहा, या बल्कि भेड़िया मेमने की मांद में? सेराफिना का अपार्टमेंट शहर के केंद्र में एक टॉप टियर पेंट हाउस था। साजो सज्जा उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती थी। न्यूनतम और ठंडी, काली, सफेद और भूरे रंग में, एक भी अनावश्यक रंग का छींटा नहीं। इतनी साफ थी कि शोरूम जैसी लग रही थी। उसने मुझे गेस्ट रूम में बसाया, मेरी तरफ पजामे का एक जोड़ा फेंका और अपने काम में चली गई। नहाने और कपड़े बदलने के बाद मुझे थोड़ा ऊब लगी, इसलिए मैं नंगे पांव उसके स्टडी के दरवाजे तक घूमने गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, एक छोटी सी दरार थी। मैंने देखा सेराफिना अपनी डेस्क पर बैठी थी, ब्लू लाइट चश्मा पहने, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी तरह केंद्रित। स्क्रीन घने डेटा और स्टॉक चार्ट से भरी थी। ये उसका असली रूप था, केंद्रित, शांत, एक युद्ध क्षेत्र पर कमान संभालती रानी की तरह। ये मेरे सामने नाटक करने वाले उसके रूप से कहीं बेहतर था। मैं उसे देख रहा था, मंत्रमुग्ध। उसकी डेस्क पर फोन बजा। उसने उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। दूसरी तरफ से उसकी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज थी, जोर से और शोरगुल वाली। सारा, क्या तुमने सच में उस बेवकूफ चीज को घर ले आई? क्या तुम पागल हो? उसमें तुम्हें क्या दिखता है? ये कि वो एक सब्जी है, या कि वो तुम्हें मिसेस सेराफिना कहता है? सेराफिना ने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट पिया। उसका स्वर सपाट था। मैं उसके परिवार की कंपनी के शेयरों के लिए यहां हूं। हे भगवान, तुम सच में एक वित्तीय घोटाला कर रही हो, है ना? सावधान रहो, उसके दूसरी चाचा आर्थर जांग कोई साधारण इंसान नहीं है, और अगर चीज को कभी याददाश्त वापस आई तो वो शायद तुम्हारी खाल उतार देगा। सेराफिना ने एक ठंडी हंसी हंसी। याददाश्त वापस आई? उसकी आईक्यू के साथ? भले ही उसे याद आए तो भी अभी से ज्यादा नहीं होगी। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। जैसे ही मैं उसे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेती हूं, उसे जांग परिवार को वापस कर दूंगी और तब हम बराबर होंगे। ठीक है, जल्दी करो। वैसे एक मूर्ख की देखभाल करना थकावट भरा नहीं है। थकावट? सेराफिना रुकी। उसे जैसे कुछ याद आया और उसकी आवाज में घृणा का पुट आया। थकावट से कहीं ज्यादा है। वो अभी मूल रूप से एक बड़ा बच्चा है। मुझे उसे खाना खिलाना होता है, चलते वक्त हाथ पकड़ना होता है। वो बिल्कुल कुल जैसा है। मुझे उसे व्यस्त रखने के लिए स्नैक्स खरीदने पड़ते हैं। मैंने दरवाजे के बाहर अपनी नाक रगड़ी। किसे कह रही हो? दूसरी तरफ से सबसे अच्छी दोस्त अभी भी उसे और उकसा रही थी। ठीक है, उस पर कड़ी नजर रखना। उसे रात को अपने बिस्तर में घुसने मत देना। वो मूर्ख हो सकता है, लेकिन वो सीरियसली गर्म है। वो जिस्म, वाह, उसे उस गाला में देखा था पिछली बार। वो मूल रूप से चलता फिरता हार्मोन है। तुम दोनों साथ रह रहे हो, ये एक मैच बारूद के पास रखने जैसा है। कहीं अपनी ही सप्लाई पर मत चढ़ जाना और खुद उसे मत खा जाना।
बंद करो, सेराफीना ने गाली दी। मैं उसकी आवाज में हड़बड़ाहट और झुंझलाहट सुन सकता था। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी हूं? मेरे दिमाग में सिर्फ गंदगी है, मुझे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पैसों में रुचि है। सबसे अच्छी दोस्त खिलखिलाने लगी। सेराफीना उस पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने फौरन फोन काट दिया। स्टडी में फिर से खामोशी आ गई। दरवाजे के बाहर खड़ी मुझे लगा वक्त एकदम सही है। मैंने जरूरी भावनाएं जगाई, फिर दरवाजा खोलकर अंदर गया। कदम बहुत हल्के थे, बिल्ली जैसे। सेराफीना ने अभी तक मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। वो चश्मा उतारकर थकी हुई माथे को मल रही थी। मैं उसके पीछे आकर पीछे से धीरे से गले लग गया। सेराफीना का शरीर तुरंत पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैंने उसकी सारी मांसपेशियां तन जाती महसूस की, एक ऐसी बिल्ली की तरह जो डर गई हो और जिसके सारे रोंगटे खड़े हो गए हों। मैंने अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाई, उसके कान के पास झुककर और अपनी सबसे मासूम, सबसे आश्रित आवाज में एक नरम सांस छोड़ी। मिस सेराफीना, अकेले सोने से डर लगता है। उसी पल मैंने महसूस किया सेराफीना का शरीर एक बर्फ की मूर्ति से भी ज्यादा सख्त हो गया। वो पूरी तरह लकवाग्रस्त थी और उसकी सांसें रुक गई थीं। मैं उसके कान की जड़ की नाजुक त्वचा को भी साफ महसूस कर सकता था। दिखती स्पीड से लाल होती, गुलाबी से गहरी लाल होती गई, जब तक इतनी लाल नहीं हो गई कि लगा खून निकल जाएगा। नकाब नहीं रख पा रही है ना, बर्फीली क्वीन सीईओ। मेरे मन में छोटा मैं पहले से ही जश्न मना रहा था। मैंने और चिपककर उसकी गाल से गाल रगड़ा। मैडम, आप बहुत अच्छी खुशबू लेती हो। सेराफीना ऐसी उछली जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और अचानक सोच में वापस आई। उसने पूरी ताकत से मुझे धकेला, फिर लगभग अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई। उसने हम दोनों के बीच 3 मीटर की सुरक्षित दूरी बना ली। उसका चेहरा उबले हुए झींगे जितना लाल था और उसकी आंखें सदमे और शर्मिंदगी से भरी थीं। साथ ही एक घबराहट की झलक थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। जेस, तुम क्या कर रहे थे? उसकी आवाज तीखी और पतली थी। उसमें उसकी आमतौर की संयम की जरा भी झलक नहीं थी। मैं जहां खड़ा था वहीं रहा और उसे देखा। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैंने उदासी से मुंह बनाया और मेरी आवाज में सिसकने जैसा भाव आया। बस डर लगता है। डॉक्टर ने कहा मेरा दिमाग टूट गया है। मुझे डर है अगर सो गया तो दोबारा नहीं उठूंगा। जैसे ही मैंने बात की, सोने की दानी झरने लगी। ये मेरी पुरानी खासियत थी। इसी चाल से पिताजी ने मेरे लिए पहली स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। सेराफीना ने मुझे देखा, मेरे अत्यंत सुंदर चेहरे को 2 धाराएं आंसू के साथ। उसने उन साफ आंखों में देखा, आतंक और असहायता से भरी। उसका मुंह खोला जैसे कुछ कहना हो, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। उसके चेहरे पर भाव तुम बदतमीज हो और वो तो बस एक सीधा साधा इंसान है के बीच झूल रहे थे। आखिर में उसकी बेहतर प्रकृति हार गई। उसने निराशा से अपनी उंगलियां बालों में घुसाई, अपनी परफेक्ट से बनी हेयर स्टाइल पूरी बिगाड़ डाली। ठीक है, रोना बंद करो, उसने झिड़का, लेकिन उसमें कोई असली काट नहीं थी। मैं और जोर से रोने लगा। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, ऐसे जैसे अपनी मृत्यु की ओर चल रही हूं। मैं तुम पर चिल्ला नहीं रही थी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुरंत आंसू बंद किए और उसे चमकती आंखों से देखा। सच में? क्या मिस सेराफीना मेरे साथ सोएंगी? मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी, तुम मास्टर सूट में सो। उसने वो शब्द लगभग दांत पीस कर निकाली। मास्टर सूट? क्या वो उसका कमरा नहीं था? मैंने देखा उसकी गोरी गर्दन पहले से पूरी लाल हो चुकी थी। कहीं पहुंच रहे हैं। मैंने एक जिद्दी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, वरना अभी भी डर लगेगा। मैंने उसकी कमीज का हेम पकड़ा और धीरे से खींचा। कृपया मिस सेराफीना। मैंने अपने जीवन में जो सबसे ईमानदार नजर कभी थी वो उस पर लगाई। सेराफीना ने मेरे चेहरे को देखा, फिर मेरी पनीली आंखों को। वो एक आंतरिक लड़ाई में थी। मुझे पता था उसके मन में उसके 2 छोटे छोटे रूप लड़ रहे थे। शैतान कह रहा था इस बदमाश का गला दबाओ जो अपनी किस्मत से आगे बढ़ता रहता है, जबकि देवदूत कह रहा था शेरों के लिए सहन करो, वो तो बस एक बच्चा है। आखिर में समझ या बल्कि पैसे की चाहत आवेग पर जीत गई। उसने निराशा से सांस ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें फर्श पर सोना होगा। ठीक है, मैंने तुरंत मान लिया, इससे पहले कि वो मन बदल लेती। और इस तरह उस रात मैं सफलतापूर्वक सेराफीना के बेडरूम में पहुंच गया और फर्श पर एक सोने की चटाई बिछा ली। उसका बेडरूम विशाल था, काले, सफेद, भूरे रंगों में सजा हुआ, लेकिन हवा में एक हल्की सुंदर खुशबू भरी थी, उसकी खुशबू। मैं फर्श की चटाई पर कंबल ओढ़कर लेटा, सिर्फ सिर बाहर था। सेराफीना संयमित भूरे लंबी बाह के पजामे पहनी थी, खुद को कसकर ढकी हुए।
तुम विशाल बिस्तर की दूर वाली तरफ लेटी, मुझसे जितना दूर हो सकी, पीठ मेरी तरफ। उसका शरीर किसी तख्ती जितना सख्त था। चीस, क्या तुम सो गए? उसने अचानक पूछा। अभी नहीं, मैंने सच में जवाब दिया। तो फिर इधर उधर हिलना नहीं, बिस्तर पर मत आना, सुना तुमने? उसने जोर से चेतावनी दी। मैंने आज्ञाकारिता से मान लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, क्या ठंड लग रही है? नहीं। और थोड़ी देर बाद, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मैं पलटा और उसकी तनी हुई पीठ देखी। हाँ, मेरा दिमाग खाली है, सब साफ है, अंदर कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है जैसे पुराना मैं मर गया। मेरी आवाज नरम थी, उसमें भ्रम और कमजोरी का सही सही स्पर्श था। अंधेरी में मैंने देखा सेराफीना का शरीर थोड़ा सा ढीला पड़ा। वो लंबे समय तक चुप रही। जब मुझे लगा वो सो गई है, उसने अचानक बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शायद ये कोई बुरी बात नहीं। हाँ, मैंने हैरान होकर पूछा। उसने आगे कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा, सो जाओ। उस रात में बहुत अच्छी नींद सोया। सेराफीना पूरी रात जागती रही। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे देखे और वो थकी हुई दिख रही थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ चिंता दिखी। मिस सेराफीना, क्या आप ठीक से नहीं सोई? क्या मैं खर्राटे ले रहा था? सेराफीना ने मुझे घूर लगाई। उस नजर में नाराजगी लगभग उफन रही थी। उसने एक शब्द नहीं कहा और सीधे बाथरूम में घुस गई। मैं एक धुन गुनगुनाते हुए अच्छे मूड में दांत साफ करने और मुंह धोने गया। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आया, सेराफीना पहले ही कपड़े बदल चुकी थी। वो बाहर जाने की तैयारी में थी। आज वो काली ड्रेस पहनी थी जिसके ऊपर बीज ट्रेंच कोट था। उसका वो रानी वाला आभा मंडल अभी भी बरकरार था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत वो कोमल भाव लगा लिया। उसने मुझे एक दस्तावेज और इंक पैड दिया। चीज, यहां आओ और यहां अपना अंगूठा लगाओ। मैंने लिया और देखा, स्टॉक ट्रांसफर अग्रीमेंट। वाह, वो अब नाटक भी नहीं कर रही थी, सीधे मुख्य व्यंजन परोस दिया। मैंने पलकें झपकाई, अग्रीमेंट पर लिखे शब्दों को जिज्ञासु चेहरे से देखते हुए। मैडम, यहाँ क्या लिखा है? इतने सारे शब्द हैं जो मुझे समझ नहीं आते। सेराफीना ने धैर्य से समझाया, ये एक छोटा सा खेल है। अगर तुम यहाँ अंगूठा लगाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाऊंगी। मिठाई लाओगी? वो मुझे 3 साल के बच्चे जैसा समझ रही है। मैंने अंदर आंखें घुमाई, लेकिन मेरा चेहरा उसी मासूम भाव में रहा। मैंने इंक पैड उठाया और उंगली पर लाल रंग लगाया, फिर अग्रीमेंट उठाया। सेराफीना की आंखों में जो चमक आई, उसे सिर्फ लालच ही कहा जा सकता था। उसे लगा मैं अभी अंगूठा लगाने वाला हूं। इसकी बजाय मैंने अग्रीमेंट को ऊपर उठाकर हर कोण से देखा। मैडम, ये कागज कितना सफेद है, क्या मैं इस पर एक चित्र बना सकता हूँ? सेराफीना की मुस्कान जम गई। नहीं, नहीं बना सकते। मैंने अग्रीमेंट को नीचे देखा, फिर पास में रखे पानी के ग्लास की तरफ नजर दौड़ाई। फिर सेराफीना लू की भयभीत नजरों के सामने मैंने उस अमूल्य स्टॉक ट्रांसफर अग्रीमेंट को बहुत सावधानी से एक कागजी हवाई जहाज के आकार में मोड़ दिया। मैडम देखो, मुझे हवाई जहाज बनाना आता है। मैंने कागजी हवाई जहाज ऊपर उठाकर गर्व भरे चेहरे से दिखाया। सेराफीना का चेहरा हरा होने लगा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं हवाई जहाज लेकर बालकनी की तरफ दौड़ा। उसकी नाक पर किस्मत के लिए एक फूंक मारी। उड़ो उड़ो, अपने सपनों के साथ उड़ जाओ। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। वो कागजी हवाई जहाज जो सेराफीना की सारी उम्मीदें और सपने लेकर चला था, हवा में एक खूबसूरत चाप खींचकर नीचे फव्वारे में जा गिरा। वो तुरंत भीग गया और डूब गया। पूरी दुनिया खामोश हो गई। मैंने पलटकर देखा, सेराफीना मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि आवाज आ रही थी। उसका सीना जोर जोर से उठ गिर रहा था और उसकी आंखों में गुस्से की 2 धधकती आग थी। अगर नजरें जला सकती तो मैं उसी वक्त राख हो जाता। मैंने उसे देखा और एक कदम पीछे हुआ। डरते हुए कहा, मैडम कृपया नाराज मत होइए, मैं बाद में आपके लिए और बना दूंगा। सेराफीना ने धीरे धीरे मुझ पर एक मुस्कान थोपी। ये एक राक्षस की मुस्कान से भी ज्यादा भयावह थी। चीस जीन, तुम कमाल की हो, उसने कहा। आखिर में सेराफीना ने मुझे मारा नहीं। आखिर अपनी भविष्य की एटीएम को तोड़ना किफायती नहीं होता, लेकिन उस दिन से जिस तरह से वो मुझे देखती थी, वो असाधारण रूप से जटिल हो गया। वो मुझे एक ऐसी बम की तरह दिख रही थी जो कभी भी फट सकता है। उसने मुझ पर दस्तावेजों पर दस्तखत का दबाव डालना बंद कर दिया। इसकी बजाय उसने एक नरम ताकत की रणनीति अपनाई। सीधे कहूं तो वो मुझे एक ऐसा मुकम्मल अपाहिज बनाना चाहती थी, एक विशाल शिशु जो उसके बिना एक दिन भी ना जी सके। और इस तरह मेरी विलासिता भरी जिंदगी शुरू हुई। सुबह सेराफीना खुद मेरे लिए टूथपेस्ट निचोड़ती, खाने पर वो झींगे छीलती और मछली की हड्डियां निकालती, फिर मेरे होठों के पास रखती।
जब हम बाहर जाते, सेराफीना मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती, जैसे वो एक साइबेरियन हस्की को टहलाने ले जा रही हो, डरती हुई कि मैं कहीं भटक न जाऊं। स्वाभाविक रूप से मुझे हर पल मजा आ रहा था। आखिरकार लू ग्लोबल की बहु अरबपति सीईओ को अपनी निजी दाई के रूप में पाना एक ऐसा अनुभव था जो बहुत कम लोगों के मिलता। एक दिन ल्यूक वांग्स फिर आया। जब वो आया, मैं सोफे पर मुंह खोलकर बैठा था, सेराफीना के कटे हुए स्ट्रॉबेरी खिलाने का इंतजार करते हुए। ल्यूक ने अंदर आते ही ये दृश्य देखा और उसका पांव फिसल गया। उसने लगभग मुंह के बल गिरना था। वो दीवार से टिककर दर्द भरी नजर से मुझे देखने लगा। चेस, तुम कितना नीचे गिर गए। अब तुम वो कट्टर इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानता था। एक स्ट्रॉबेरी चबाते हुए मैंने बुदबुदाया, ल्यूक, तुम आ गए। सेराफीना ने उसे एक नजर दी। उसका भाव सपाट था, लेकिन आंखों में चेतावनी भरी थी। ल्यूक इस मुकाम पर सेराफीना से साफ तौर पर डरने लगा था। उसने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वो पास झुका और फुसफुसाया, चीज, तुम्हारा चाचा बड़ी हलचल मचा रहा है। हाल ही में उसने कुछ पुराने शेयर धारकों के साथ मिलकर एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है। वो तुम्हारी मानसिक अस्थिरता को बहाना बनाकर तुम्हारे उत्तराधिकार के अधिकार छीनना चाहता है। मैंने सिर हिलाया, संकेत दिया कि मैं समझ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उम्मीद की थी। ल्यूक किसी गर्म तवे पर रखी चींटी की तरह बेचैन था। इस तरह बेवकूफ बने रहकर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो वो कंपनी को तुम्हारे नीचे से चुरा लेगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सेराफीना, जो पास में खड़ी थी, ठंडी आवाज में बोल पड़ी, कंपनी के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, जो चीज का है उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसमें अकाट्य अधिकार था। ल्यूक जम गया और मैं भी। मैंने ऊपर सेराफीना को देखा। उसकी नजरें झुकी थी, एक टिश्यू से मेरे मुंह के कोने से स्ट्रॉबेरी का रस पूछते हुए। उसकी हरकतें स्वाभाविक और अभ्यस्त थी। धूप फर्श से छत तक की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, उसे सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। उस पल मुझे सच में अपने दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। रुको रुको रुको, चीज, संभल जाओ। ये औरत एक धोखेबाज है। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। ल्यूक ने भी स्पष्ट रूप से इस परिस्थिति की अवास्तविकता महसूस की। वो खाली नजरों से सेराफीना को देखता रहा, फिर मुझे। उसका मुंह लंबे समय तक खुला रहा। आखिरकार उसने किसी तरह निकाला, भाभी जी, आप ही बॉस हैं। सेराफीना का हाथ रुक गया और टिश्यू लगभग मेरी नथुने में घुस गया। उसके कान फिर लाल हो गए। ल्यूक के जाने के बाद सेराफीना का एक फोन आया। लगता था ये किसी बहुत महत्वपूर्ण गाला का निमंत्रण था। फोन काटने के बाद उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हिचकिचाहट भरी थी। साफ था वो कार्यक्रम में जाना चाहती थी, लेकिन मुझ जैसे विशाल शिशु को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत समझदारी से बात रखी, मिस, क्या आप किसी पार्टी में जा रही हैं? क्या मैं भी आ सकता हूं? मैं वादा करता हूं अच्छा बच्चा बनूंगा और इधर उधर नहीं भटकूंगा। सेराफीना झिझकी। मुझ जैसे सीधे साधे इंसान को एक उच्च समाज के गाला में ले जाना एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को साथ ले जाने जैसा था। लेकिन मेरी आंखों में उम्मीद भरी नजर देखकर वो मना नहीं कर पाई। आखिर में वो राजी हो गई। गाला की रात। सेराफीना ने मेरे लिए एक कड़क सफेद सूट चुना। वो खुद एक बरगंडी बैकलेस गाउन पहने थी। वो सांस रोकने वाली थी, पूरी खिली हुई लाल गुलाब की तरह। जब वो अपने कमरे से निकली, मुझे मानना होगा, मैं दंग रह गया। अगर ये औरत बिजनेस में नहीं जाती तो वो निश्चित रूप से ए लिस्ट स्टार होती। क्या मैं ठीक दिख रही हूं? वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई, अपने ड्रेस का हेम थोड़ा सा खींचते हुए बनावटी उदासीनता से पूछा। मैंने जोर से सिर हिलाया, मेरी आंखें चमकती हुई। मिस, तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हो। सेराफीना के होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए, लेकिन उसने जल्दी से गंभीर भाव वापस लाया और मुझे चेतावनी दी। सुनो चीज, जैसे ही हम बॉलरूम पहुंचे, तुम्हें हर वक्त मेरे पास रहना है। अजनबियों से बात मत करना और कुछ भी यूं ही मत खाना, समझी? समझ गया, मैंने उत्साह से जवाब दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा फील्ड ट्रिप पर जाने वाला हो। जब हम बॉलरूम में घुसी, सेराफीना तुरंत सबके ध्यान का केंद्र बन गई और उसके साथ उसके छोटे से आभूषण की तरह लिपटा मैं भी स्वाभाविक रूप से सबकी नजरों में आ गया। सभी ने हमें देखा। उनकी आंखों में गपशप और जिज्ञासा भरी थी। क्या वो सीईओ लू नहीं है? उसके साथ वो सुंदर लड़का कौन है? तुम नहीं जानती? वो जांग परिवार का वारिस है, चीज जांग। सुना है उसकी याददाश्त गई और दिमाग ढीला हो गया। भगवान, सीईओ लू सच में उसकी देखभाल कर रही हैं। क्या वो दोनों कट्टर दुश्मन नहीं थे? तुम क्या जानते हो, कहते हैं नफरत और प्यार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। देखो, सीईओ लू से कितनी कोमल नजरों से देख रही हैं। हमारे आसपास की फुसफुसाहटें सुनकर मैं अंदर से विजयी महसूस कर रहा था। सेराफीना हालांकि साफ तौर पर असहज थी। उसने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। तभी एक बेसुरी आवाज गूंजी, अरे सीईओ लू, कितने दुर्लभ मेहमान हैं।
मैंने देखा एक चिकने बालों वाला आदमी चकाचौंध सूट में वाइन ग्लास थामे एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ हमारी तरफ आ रहा था। यह शहर का सबसे बदनाम प्लेबॉय था, लियो मिलर, मिलर परिवार का वारिस। इस बदमाश ने पहले सेराफिना को पटाने की कोशिश की थी। ठुकराए जाने के बाद से वो नाराजगी लिए बैठा था, हर मौके पर उसकी पीठ पीछे बुराई करता था। लियो मिलर हमारे पास आया, उसकी नजर मुझे शुद्ध हिकारत से देखते हुए। तो ये वो मशहूर चहस है जिसका दिमाग चला गया? वाह, सच में मासूम दिखता है। सेराफिना का भाव ठंडा पड़ गया। मिस मिलर, मैं सुझाव दूंगी आप अपना लहजा ठीक करें। लियो मिलर जोर से हंसा। ये जोरदार गर्जनापूर्ण आवाज थी जो खास तौर पर पास के लोगों को सुनाने के लिए निकाली गई थी। सीईओ लू, ये सब पुराना हो गया है। हम सब जानते हैं यहां असल में क्या हो रहा है। इतने होनहार युवाओं को छोड़कर तुम एक बेवकूफ के साथ रहने की खुशी पा रही हो। क्या तुम्हें लगता है एक मूर्ख को काबू करना आसान है? उसके शब्द अत्यंत गंदे थे। आसपास के लोग फुसफुसाने और इशारे करने लगे। सेराफिना का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो गुस्से से कांप रही थी। मेरे हाथ इतने जोर से पकड़ी थी कि उसकी नाखून लगभग मेरी त्वचा में गड़ रही थी। मुझे पता था इतने सारे लोगों के सामने उसके अभिमान को इस तरह अपमानित होती देखकर वो अंदर से सुलग रही होगी। वो जैसे फटने वाली थी। मैंने उसकी लाल आंखें और दबे हुए होंठ देखे और नाटक देखने की मेरी इच्छा अचानक गायब हो गई। इसकी जगह एक अवर्णनीय जलन आ गई। भले ही वो चहस जांग की सिर्फ एक नकली गर्लफ्रेंड है, तुम जैसे कूड़े को उसे तंग करने का अधिकार नहीं है। मैं सेराफिना के हाथ से निकलकर आगे आ गया और उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। सभी स्तब्ध रह गए, सेराफिना भी। उसने मेरी जैकेट का हेम खींचा। चीज, उसने फुसफुसाया, जल्दबाजी मत करो, चलो यहां से। मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने बस लियो की तरफ ऊपर देखा जो मुझसे आधे सिर ऊंचा था और उस शुद्ध मासूमियत का भाव बनाए रखा। फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे कमरे को चौंका दिया। मैंने हाथ बढ़ाया और लियो की चिकने पीछे चिकनाई भरे बालों की तरफ इशारा किया। अपनी सबसे ऊंची, सबसे स्पष्ट आवाज में मैंने चिल्लाया, मां देखो, यहां एक खराब आदमी है। उसके सिर पर एक बड़ी मक्खी बैठी है। यह हिस्सा बहुत ज्यादा था। मैं इसे देखते हुए खुद को संभाल नहीं पाया। पूरा बॉलरूम एकदम खामोश हो गया। सभी की नजरें एक साथ सर्च लाइट की तरह लियो के सिर के ऊपर जा टिकी। लियो पूरी तरह जम गया। उसका चेहरा सफेद से लाल हुआ, फिर लाल से बैंगनी और अंत में जले हुए जिगर जैसे रंग का हो गया। अनजाने में ही उसने सिर को छुआ। बेशक वहां कुछ नहीं था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ में से कोई एक हंसी नहीं रोक पाया। वो हंसी जैसी एक स्विच थी। तुरंत पूरा कमरा जोरदार हंसी से गूंज उठा। मक्खी, ये कहां से सोचा इसने? लियो का चेहरा देखो, मैं मर रहा हूं। युवा मास्टर जांग अब मूर्ख हो सकता है, लेकिन उसकी जुबान अभी भी तेज है। लियो वहां खड़ा हर तरफ से आती ठिठोली सहता रहा। शर्मिंदगी से उसका चेहरा फूल गया। तमन्ना थी कि फर्श में एक सुराख हो जाए और वो उसमें समा जाए। गुस्से से उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुम मूर्ख, क्या बकवास कर रही हो? मैं सेराफिना के पीछे छुप गया, सिर बाहर निकालकर उसे आतंक से देखते हुए। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने सच में एक बड़ी हरी मक्खी देखी। वो हाथ भी रगड़ रही थी तुम्हारी सिर पर। हंसी और जोर से हो गई। लोग हंसते हंसते सीधे नहीं खड़े हो पा रही थी और दूसरों ने फोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मेरी आगे खड़ी सेराफिना स्तब्ध थी। उसने खाली नजरों से मुझे, फिर दोहरी होकर हंसती भीड़ को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसा मूर्ख ऐसी चाल चल सकता है। मैंने देखा उसके तने हुए मुंह के कोने थोड़ा सा ऊपर उठे। हालांकि उसने इसे जल्दी दबाया, फिर भी मैंने उसे हंसी दबाते हुए पकड़ लिया। लियो पूरी तरह टूट गया। शर्म का गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसने मुट्ठी उठाई और मेरी तरफ लपका। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेराफिना का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मुझे अपने पीछे कर लिया। लियो मिलर, उसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करो, उसने बर्फीली आवाज में गरजाया। हालांकि लियो की मुट्ठी गिरने से पहले ही काले सूट में सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ से आए और उसकी बाहें थाम ली। गाला के मेजबान मिस्टर स्टर्लिंग खुद आए। वो बहुत नाराज दिख रहे थे। मिस्टर मिलर, अगर आपने बहुत ज्यादा पी ली है तो कृपया जाइए। यह कार्यक्रम गड़बड़ी करने वालों के लिए नहीं है। गार्डों की पकड़ में लियो अभी भी चिल्ला रहा था। मिस्टर स्टर्लिंग, ये वो था, इस मूर्ख ने पहले मेरा अपमान किया। मिस्टर स्टर्लिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। इसकी बजाय उन्होंने मुझे एक मित्रवत मुस्कान दी। युवा मास्टर जांग, भाई के लिए क्षमा करें, वो बस एक अपरिपक्व जूनियर है, दिल पर मत लो। मैंने सिर हिलाया, मासूमियत से बोला, मैं नाराज नहीं हूं। मेरे गुरु ने कहा था मक्खियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। भीड़ फिर फट पड़ी। आखिर में लियो को सिक्योरिटी ने एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बॉलरूम से बाहर निकाल दिया। तमाशा खत्म हुआ। शोर शांत होने के बाद सेराफिना ने मेरा हाथ थामा और मुझे बालकनी पर ले गई। शाम की ठंडी हवा थी। उसके चेहरे की लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी।
उसने मुझे जटिल आंखों से देखा, बात करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। उसने मुंह खोला लेकिन नहीं जाना क्या कहना है। मैंने सिर झुकाया। मिस, क्या मैं बेकार हूं? क्या मैंने फिर तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी की? सेराफीना चुप रही। उसने लंबे समय तक मेरी साफ आंखों में देखा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी थोड़ी सी बिखरी बोटाई सीधी की। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। गलती से उन्होंने मेरी गर्दन की हड्डी को छू लिया। मैंने अपना गला भींचते महसूस किया। उसकी हरकत भी रुक गई। माहौल अचानक भरपूर हो उठा। उसने जल्दी से हाथ पीछे खींचा, चेहरा फेर लिया। मुझे देखने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, तुमने अच्छा किया, उसने फुसफुसाया। आवाज बहुत धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दी। आज के लिए शुक्रिया। मैं चौंक गया। 20 साल में जब से मैं उसे जानता था, पहली बार मैंने उसके मुंह से शुक्रिया सुना था, और वो मुझसे कह रही थी। मैंने उसके लाल कानों और उसकी अजीब तरफ दिखती प्रोफाइल को देखा। कहीं मेरे दिल में जैसे कोई चीज को धीरे से धकेल दिया गया। मिस, मैंने पुकारा। हां? जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम सच में बहुत खूबसूरत दिखती हो। सेराफीना का शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसने मुड़कर मुझे अविश्वास से देखा। मैंने उसे देखा और उसे एक चौड़ी उज्जवल मुस्कान दी। कोई एक्टिंग नहीं, पूरी तरह दिल से। उसने मेरी मुस्कान देखी अचंभे में। धीरे धीरे चांदनी में उसका चेहरा लाल होता गया। और तभी एक औरत खूबसूरत शाम की गाउन पहने शान से हमारी तरफ चली आई। हाथ में वाइन ग्लास था। उसके चेहरे पर एक विनम्र लेकिन दूरस्थ मुस्कान थी। चेज, बहुत समय बाद मिले। मेरे चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। सेराफीना ने भी माहौल में बदलाव महसूस किया। उसने भौहें चढ़ाई और नई आने वाली को देखा। मेरे बेकार चाचा आर्थर जीन उस औरत के पीछे कहीं से प्रकट हो गए। एक वक्त में उन्होंने मुझे एक संतोषजनक विजयी मुस्कान के साथ देखा। चीज, मिलो, ये बियांका वाइट है, वाइट एंटरप्राइजेस की वारिस। हर शब्द पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, और वो भी तुम्हारी मंगेतर है। उस पल हवा जम गई। मंगेतर शब्द उस शांत बालकनी पर एक बम की तरह फटा। सेराफीना का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने मेरी तरफ सिर झटका। उसकी आंखों में सदमा, अविश्वास और एक घबराहट का भाव था जो खुद उसे एहसास नहीं था। मैंने उसे नहीं देखा। मेरी नजर बियांका वाइट पर थी। बियांका बहुत सुंदर थी। वो एक धनी परिवार की आदर्श बेटी थी, कोमल, शांत और सुरुचिपूर्ण। उसने मुझे थोड़ी जिज्ञासा और बिल्कुल सही सही शर्माहट के साथ देखा। चीज, हम आखिर मिले। यहां तक कि उसकी आवाज भी प्यारी थी, नरम और मुलायम। प्रिय चाचा आर्थर उसके बगल में खड़े थे, चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव। उन्होंने जानबूझकर बियांका वाइट को सेराफीना लू के सामने लाया था, बस हमें चिढ़ाने और अपना दावा जमाने के लिए। उन्होंने सेराफीना की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। सीईओ, मैं बहुत माफी चाहता हूं। भले ही हमारे चीज का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी सगाई तो अभी भी बिल्कुल पक्की है। अगर ये खबर फैली कि तुम बिना किसी आधिकारिक हैसियत के उससे इस तरह चिपकी हो, तो ये हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होगा। उन शब्दों से वो सेराफीना को उसके मुंह पर घर तोड़ने वाली कह रही थी, एक ऐसी सोने की खुदक जो मौके का फायदा उठा रही है। सेराफीना गुस्से से कांप रही थी। उसके होंठ पीले पड़ रहे थे। वो एक भी शब्द का जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि आर्थर तथ्य बोल रहे थे। उसकी मौजूदा हैसियत सच में अजीब थी। एक गर्लफ्रेंड जिसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, एक असली मंगेतर के सामने वो हास्यास्पद लग रही थी, ऐसी जो इस मेज पर बैठने की हकदार नहीं। मैंने देखा, उसने अपनी मुट्ठी बंद की। उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक गर्वीली औरत के रूप में बिताई थी। उसने कभी ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेली। उसकी खामोशी देखकर आर्थर और अधिक अहंकारी हो गए। वो एक कदम आगे बढ़े और मेरी बांह थामने के लिए हाथ बढ़ाया। चेस, ये नाटक बंद करो। अपने चाचा और मिस बियांका के साथ चलो। उसका हाथ मुझे छू भी नहीं पाया कि एक और हाथ और तेजी से आगे आया, कसकर मेरी कलाई थाम ली। वो सेराफीना थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें असाधारण रूप से दृढ़ थीं। ये एक जंगली जानवर जैसी नजर थी जो अपने शिकार की रक्षा कर रहा हो जब कोई उसे छीनने की कोशिश करे। उसने मुझे पकड़ा और थोड़ा अपने पीछे खींचा। फिर उसने आर्थर और बियांका की आंखों में सीधे देखते हुए एकदम स्पष्टता से कहा, चाचा आर्थर, जो चाहो खाओ, लेकिन मुंह संभाल कर बात करो। चेस और मैं सच में प्यार में हैं। उसकी याददाश्त जाने से बहुत पहले से हम साथ थे। रही बात किसी सगाई की, वो बस बुजुर्गों के बीच का एक मजाक था। चेस ने खुद कभी इसे माना नहीं। अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है और कोई उसे मुझसे नहीं ले जाएगा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द में अपार भार था। बालकनी पर सभी स्तब्ध रह गए। आर्थर स्तब्ध, बियांका स्तब्ध, यहां तक कि मैं भी स्तब्ध। मैंने उस औरत को देखा जो मुझे ढाल दे रही थी।
वो खासतौर पर लंबी नहीं थी। पीछे से तो वो लगभग नाजुक लग रही थी, लेकिन मेरा दिल जैसे किसी भारी चीज ने मारा हो। वो कसा हुआ और भारी सा महसूस हुआ। मैं हमेशा मानता रहा था कि उसने जो कुछ किया वो सिर्फ पैसों के लिए था, उस स्टॉक ट्रांसफर अग्रीमेंट के लिए। अब सबके सामने एक सीधे साधे इंसान जैसे मेरे लिए वो आर्थर और बियांका से पंगा ले रही थी। इससे उसे या लू ग्लोबल को कोई फायदा नहीं था, बल्कि ये जांग परिवार की ओर से बदले को ही न्योता था। वो क्या चाहती थी? क्या वो मुश्किलें चाहती है जो मैं उसे देता हूं? आर्थर का चेहरा गहरे भूरे रंग का हो गया। सेराफिना, हद से आगे मत जाओ। तुम खुद को क्या समझती हो? यहां इस तरह बकवास बोल रही हो। बियांका ने भी अपनी कोमल एक्टिंग छोड़ दी। उसका भाव तिरस्कारपूर्ण और अहंकारी हो गया। मिस लू, अपनी औकात में रहो। मेरी शादी चेस से उनके पिता ने खुद तय की थी। क्या तुम हमारे दोनों परिवारों की इज्जत का खुलकर अपमान कर रही हो? सेराफिना ने ठंडी हंसी हंसी। उसका आभामंडल पूरी तरह खुल गया। इज्जत? इज्जत वो चीज है जो तुम खुद कमाते हो, ना कि जो दूसरे देते हैं। अगर तुम उसे मुझसे लेना चाहते हो तो ठीक है, दिखाओ कि तुम में असल में क्षमता है। देखकर कि एक बहस शुरू होने वाली है, मैंने धीरे से सेराफिना की ड्रेस का हीम खींचा। वो पलटी। उसकी आंखों में वो तीखापन तुरंत नरम होकर चिंता में बदल गया। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। मैंने उसे देखा, फिर सिर हिला दिया। मैं उसके पीछे से निकला और उसके बगल में खड़ा हो गया, कंधे से कंधा मिलाकर। मैंने हमारे सामने खड़ी आर्थर और बियांका को देखा, अपने चेहरे पर शुद्ध मासूमियत का भाव बनाए रखते हुए। मैंने बियांका की तरफ इशारा करते हुए सेराफिना से पूछा, मिस, ये कौन है? ये बहुत अजीब दिखती है। बियांका का सुरुचिपूर्ण चेहरा पल में बिगड़ गया। तुम मुझे अजीब किसे कह रही हो? मैं सेराफिना के पीछे छुप गया और फुसफुसाया, इसकी नाक इतनी नुकीली है जैसे कठफोड़ी की, और खोड़ी इतनी तेज है कि फर्श भेद दे, लगभग जमीन को छू रही है, और आंखें इतनी बड़ी हैं जैसे गाय की। माँ ने कहा था जो लोग ऐसे दिखते हैं वो सब बुरे होते हैं। दर्शकों में से कोई हंसी नहीं रोक पाया। बियांका का चेहरा हरा हो गया। सबको पता था कि उसका चेहरा विदेश में ऊंचे दर्जे की प्लास्टिक सर्जरी पर एक किस्मत लुटाकर बनाया था। एक सीधे साधे इंसान द्वारा इतने सारे लोगों के सामने उसे बेकार कहा जाना। बियांका गुस्से से कांप रही थी, आंखों में आंसू आ गए। उसने पांव ठोका, रोते हुए भाग गई। आर्थर ने मुझे देखा, जो निराशा और गुस्से से भरा था। उसने मुझे फिर सेराफिना को इशारा किया। आखिर में एक धमकी थूक दी। ठीक है सेराफिना, चेस, बस देखते रहो। ये कहकर वो झुंझलाकर चला गया। आखिरकार गाला खत्म हुआ। सेराफिना और मैं बालकनी पर रह गए। वो अभी भी वहां खड़ी थी, स्तब्ध, जैसे अभी जो हुआ उसे पचा नहीं पा रही हो। मैंने उसकी बांह हिलाई। मिस, चलो घर, मुझे नींद आ रही है। सेराफिना ने नीचे मुझे देखा। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थी। रोना, कृतज्ञता और एक ऐसी झलक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शुद्ध कोमलता। वो लंबे समय तक मुझे देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। उसने आगे बढ़कर मेरे बालों को उलझाया। ठीक है, चलो घर। वापसी में सेराफिना चुप रही, सड़क पर ध्यान केंद्रित किए। गाड़ी में माहौल थोड़ा अजीब था। अपार्टमेंट के पास पहुंचते हुए वो अचानक बोली, चीज, हाँ, क्या अभी जो किया वो जानबूझकर किया था? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने नोटिस किया। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, पूरे भ्रम का भाव लगाते हुए। जानबूझकर? सेराफिना की आंखें सड़क पर टिकी रहीं, मुझे नहीं देखा। कुछ नहीं। वो रुकी, फिर जोड़ा, उस बियांका वाइट से अब दूर रहना, वो अच्छी इंसान नहीं है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा मिस। सेराफिना के होठों की कोने मोड़े बिना नहीं रह सकी। पेंट हाउस में वापस मैं नहाकर, जैसा रोज का था, अपना तकिया लेकर उसके बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। उसने भी अभी अभी नहाया था। अपने संयमित भूरे पजामे में बाल सुखा रही थी। मुझे देखकर वो जम गई। तुम फिर यहां क्यों आई? मैंने तकिया फर्श पर फेंका और जैसे वो जगह मेरी ही हो लेट गया, कंबल खींचा। मिस, मुझे एक कहानी सुनाओ। सेराफिना। उसने मुझे देखा, जो बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रहा था, और थोड़ी लाचार दिखी। आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। उसने हेयर ड्रायर बंद किया, बिस्तर के पास आई और किसी विदेशी भाषा की एक किताब उठाई जो मुझे समझ नहीं आती थी। फिर अपनी ठंडी प्यारी आवाज में उसने मुझे एक लोरी सुनाना शुरू किया। मैं अपनी फर्श की चटाई पर लेटा उसकी आवाज सुनता रहा। छत पर झिलमिलाती रोशनी देखते हुए मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत था। शायद हमेशा के लिए इस तरह मूर्ख बने रहना भी बुरा नहीं होता। हालांकि अच्छा वक्त ज्यादा नहीं टिका। आर्थर ने अपनी चाल चली। उसने मेरी मानसिक स्थिति को अस्थिर घोषित कर दिया और कहा कि मैं डायरेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हूं। उसने कुछ पुराने शेयर धारकों के साथ मिलकर एक आपात बोर्ड मीटिंग बुलाई।
उसका लक्ष्य साफ था, मुझे हमेशा के लिए उत्तराधिकारी के पद से बेदखल करना। जब यह खबर हम तक पहुंची, मैं लिविंग रूम के कालीन पर बैठा लेगो सेट बनाने में डूबा था। सेराफीना बगल में बैठी दस्तावेज संभाल रही थी और मुझ पर नजर रख रही थी। ल्यूक घबराहट का चेहरा लिए अंदर आया, सदमे और अविश्वास का नकाब पहने। ये बुरा है, सच में बुरा है। भाभी जी, वो बूढ़ा लोमड़ आर्थर एक बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। ये कुटिल बुजुर्ग आर्थर कुछ पुरानी शेयर धारकों के साथ मिलकर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने वाला है। वो चीज की मानसिक अस्थिरता को बहाना बनाकर उसके उत्तराधिकार के अधिकार छीनना चाहता है। मैंने सिर हिलाया, संकेत दिया कि मैं समझ गया। ल्यूक किसी गर्म कड़ाही में चींटी की तरह बेचैन था। तुम अभी भी कैसे यूं ही बैठे हो? इस तरह बेवकूफ बने रहे तो वो कंपनी तुम्हारे नीचे से चुरा लेगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, सेराफीना जो पास में खड़ी थी ठंडी आवाज में बोली, शोर मत मचाओ, समय और जगह। कल सुबह 10 बजे मुख्यालय के मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में। समझ गई। वो उठ खड़ी हुई। जाओ और उसे अभी तैयार करो। उसने मेरी तरफ इशारा किया, जो अभी भी लेगो में डूबा था। मैंने ऊपर देखा, भ्रम भरी चेहरे से। मिस, हम कहां जा रहे हैं? सेराफीना मेरे पास आई, नीचे झुकी और एक लेगो का टुकड़ा जो मैंने गलत जगह लगाया था ठीक कर दिया। बहुत मजेदार है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन मैंने देखा लेगो पकड़े उसकी हाथ, उसकी उंगलियों के पोर थोड़ी सफेद पड़ गए। वो घबराई हुई थी। अगले दिन सेराफीना और ल्यूक के साथ मैं जांग एंटरप्राइजेस के मुख्यालय पहुंचा। मैंने एक कड़क काला सूट पहना था, बाल परफेक्ट तरीके से संवारे हुए थे। मैं एक सम्माननीय बिजनेसमैन की भूमिका में था। सेराफीना मेरे बगल में चल रही थी, अभी भी अपनी बर्फीली सीईओ का आभामंडल बिखेरते हुए। वो शक्ति छोड़ रही थी। ल्यूक एक वफादार छोटे सहायक की तरह हमारे पीछे था। जैसे ही हम तीनों प्रकट हुए, पूरी लॉबी खामोश हो गई। हर कर्मचारी ने वो करना बंद कर दिया जो वो कर रहा था और हमें देखने लगा जैसे कोई नाटक देख रहा हो। मैं उनकी फुसफुसाहटें सुन सकता था। देखो, युवा मास्टर जांग हैं, वो सच में आए। क्या वो सीईओ लू उनके साथ हैं? भगवान, वो सच में उनके साथ हैं। ये मजेदार होने वाला है। एक तरफ सत्ता हड़पने की कोशिश करता चाचा, दूसरी तरफ अपने आदमी की रक्षा करती कड़क सीईओ। हम सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे लिफ्ट में घुस गए। कॉन्फ्रेंस रूम पहले से भरा था। आर्थर मेज के सिर पर बैठे थे, विजयी चेहरे से। उसके बगल में बियांका व्हाइट बैठी थी, शानदार पोशाक में। डायरेक्टरों को ऐसी देख रही थी जैसे वो पहले से ही घर की मालकिन हो। जैसे ही हमने दरवाजा धकेला, पूरा कमरा खामोश हो गया। कमरे की हर नजर हम पर आ टिकी। आर्थर को हमें देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो तो आखिरकार आ ही गया। ओह, सीईओ लू भी आई हैं। कितना दुर्लभ अतिथि। हालांकि ये एक निजी जांग परिवार का मामला है। बाहर की सदस्य के रूप में सीईओ लू शायद आपका यहां होना उचित नहीं है। इससे पहले कि सेराफीना कुछ बोलती, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक दस्तावेज मेज पर पटका। कौन कहता है सीईओ लू बाहरी हैं? वो इस वक्त चेस जांग के 5% शेयर रखती हैं, जो उन्हें जांग एंटरप्राइजेस की कानूनी शेयर धारक बनाता है। वो यहां क्यों नहीं होंगी? आर्थर जम गए। उन्होंने दस्तावेज उठाया और देखा। उनका भाव तुरंत बदल गया। ये एक शेयर गिफ्ट एग्रीमेंट था जो मैंने याददाश्त जाने से पहले एक संयुक्त प्रोजेक्ट के लिए सेराफीना को दिया था। मैं खुद लगभग इसे भूल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे अपने प्रवेश के लिए इस्तेमाल करेगी। मैंने सेराफीना को देखा। वो उस वक्त मुझे देख रही थी और एक आंख मारी। उसकी आंखों में थोड़ी शान थी। मेरे दिल को गर्मी महसूस हुई। आर्थर ने जल्दी से संयम वापस पाया। एक ठंडी हंसी हंसे। ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि सीईओ लू भी एक शेयर धारक हैं, बैठिए। ये भी अच्छा है कि आप देखें इस आदमी की क्या हालत है जिसे आपने चुना है। सेराफीना मुझे मेज के दूर की सिरे पर एक सीट तक ले गई। बैठक शुरू हुई। आर्थर खड़े हुए, गला साफ किया और अपना प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने एक दर्दनाक भाव के साथ शुरुआत की। जांग एंटरप्राइजेस का गौरवशाली इतिहास सुनाया। फिर उन्होंने दिशा बदली। मेरे माता पिता की नेतृत्व पर सूक्ष्मता से उंगली उठाई। अंत में उन्होंने उंगली मेरी तरफ की। डायरेक्टर साहबान, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दुर्घटना के बाद से मेरी भतीजी चीज जांग की मानसिक स्थिति अस्थिर रही है। वो न सिर्फ किसी को नहीं पहचानता, बल्कि उसका बर्ताव किसी 3 साल की बच्ची जैसा है। कुछ दिन पहले गाला में उसने व्हाइट एंटरप्राइजेस की आईएएस का सार्वजनिक रूप से अपमान किया, जिससे हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ। मैं पूछता हूँ, क्या ऐसा व्यक्ति जांग एंटरप्राइजेस को भविष्य में ले जा सकता है? अगर हम कंपनी उसके हाथों में छोड़ दें, तो हम अपने शेयरधारकों को क्या जवाब देंगे? हम अपने हजारों कर्मचारियों को क्या जवाब देंगे? उनका भाषण जोशीला था, नाटकीय रुकावटों से भरा और अत्यंत हेरफेरी वाला था।
उनके कुछ पुराने शेयरधारक जो उनकी जेब में थे तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगे। अध्यक्ष आर्थर सही कह रहे हैं। अभी की स्थिति में चेस उत्तराधिकारी बनने की योग्य नहीं है। कंपनी के भविष्य के लिए हमें उसकी उत्तराधिकार के अधिकार छीनने होंगे। प्रस्ताव है कि अधिक सक्षम आर्थर जंग कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभालें। पास में बैठी बियांका व्हाइट ने आर्थर के प्रदर्शन को और वजनी बनाने के लिए एक समयबद्ध चिंता और लाचारी का भाव लगाया। उन्होंने कमरे का माहौल पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया था। सभी मुझे देख रहे थे। उनकी नजरों में दया, तिरस्कार या दुर्भावनापूर्ण खुशी थी, जैसे मैं एक कटाई की जाने वाली मेज पर रखा मांस का टुकड़ा हो। मैंने सारे समय सिर झुकाए रखा, जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा, उंगलियां फिगिट करते हुए। मेरे बगल में बैठी सेराफीना शांत, उसका चेहरा जमा हुआ और ठंडा। मेज के नीचे वो मेरा हाथ कसकर पकड़ी थी। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। वो घबराई हुई थी। सही समय देखकर आर्थर ने एक विजयी मुस्कान दी। चूंकि सभी एकमत हैं, मत डालते हैं। जो लोग चेस जंग के उत्तराधिकार को छीनने और मुझे नया अध्यक्ष नियुक्त करने के पक्ष में हैं, कृपया हाथ उठाएं। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, उन्होंने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। उनके पास के पुराने शेयर धारकों ने तुरंत पीछा किया। 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट और हाथ उठते गए। ज्वार पूरी तरह बदल चुका था। आर्थर के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी होती गई। उन्होंने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में उकसावे और घमंड भरे थे। सेराफीना का चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया था। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ और कसती गई। ठीक उसी वक्त जब आर्थर मतदान के परिणाम घोषित करने ही वाले थे, मैं जो सिर झुकाए बैठा था अचानक ऊपर देखा। मैंने मेज के सिर पर बैठे आर्थर को देखा। मेरे चेहरे का वो मासूम भ्रमित भाव धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक ठंडी तेज नजर आ गई जो उन्हें एक मरे हुए आदमी की तरह दिख रही थी। मैंने धीरे से होठों की कोने ऊपर की। चाचा, तुम इतने समय से नाटक करती आ रही हो, क्या तुम थकी नहीं? मेरी आवाज तेज नहीं थी। वो हर कोने तक पूरी स्पष्टता के साथ पहुंची। पूरा कमरा मौत जैसी खामोशी में डूब गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सभी ने मुझे अवाक होकर देखा। आर्थर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। बियांका के चेहरे की घमंडी भाव भी पत्थर बन गई। सेराफीना का सिर मेरी तरफ घूमा। उसने मुझे शुद्ध अविश्वास से देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने उसकी हैरान नजरों से मिलकर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। फिर मैं खड़ा हुआ। मेरी हरकतें तेज नहीं थीं। हर एक कमरे की धड़कन के साथ थड़ थड़ करती लग रही थी। मैंने अपने ब्लेजर का कॉलर सीधा किया। मेरी नजर कमरे में घूमकर आखिर में आर्थर के चेहरे पर टिक गई, जो पहले से पीला पड़ने लगा था। खेल खत्म, मैंने कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में एक सुई गिरती तो सुनाई देती। सभी जैसे पैरालिसिस की शिकार हो गई थी। जबड़ी लटकाई मुझे दिख रही थी। आर्थर का मुंह ऊ के आकार में खुला। उनका भाव सदमे सी भ्रम की तरफ और अंत में आतंक की तरफ बदल गया। तुम 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 तुम्हारी याददाश्त। मैंने एक मजाकिया हंसी हंसी और अध्यक्ष की लंबी कुर्सी पीछे खींचती हुई उनकी मेज के सिरे पर चल दिया। उन्हें नीचे देखती हुई मेरी नजर बर्फीली। क्या तुम सच में सोचती थी मैं तुमसे ज्यादा मूर्ख हूं? एक मानसिक धमाके के साथ जैसे आर्थर के मन में कुछ फटा। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ क्या हो रहा है। याददाश्त जाना नकली था, सब झूठ था। उन्हें शुरू से ही खेला जा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। उनकी उंगली कांप रही थी जैसे पार्किंसन हो। तुमने बीमारी का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। ये भाव दोनों तरफ से है, मैंने सपाट आवाज में कहा। क्या तुम वो नहीं थे जो चाहते थे मेरा एक्सीडेंट हो ताकि कंपनी हड़प सको? एक जुमले ने उनकी सारे बहाने खोट दिए। जो पुराने शेयर धारक अभी अभी मेरे अधिकार छीनने के बारे में इतने शोर से जोशीले थे, अब सब चुप थे। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं। बियांका व्हाइट का चेहरा मौत जैसा पीला था, क्योंकि वो अनजाने ही अपनी कुर्सी में सिकुड़ रही थी। पूरे कमरे में सिर्फ ल्यूक था, जो शुरुआती सदमा गुजरने के बाद मुझे पता था वाली परमानंद वाली नजर के साथ मुस्कुराया। उसने जांग पर मारा उत्साह में, लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। भगवान, अद्भुत, चेस तुम सबसे बड़े हो। जहां तक सेराफीना का सवाल है, वो बस वहां खामोशी से बैठकर मुझे देखती रही। उसकी नजर जटिल थी, सदमा, एहसास और गुस्सा, लेकिन एक ऐसी झलक भी थी जो खुद उसे नहीं दिखी, शुद्ध राहत। मैंने बड़बड़ाहटों को नजरअंदाज किया। मैं अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे गया, हथेलियां पीठ पर टिकाई और आगे झुककर सीधे आर्थर की आंखों में देखा, जो पहले से पीली पड़ने लगी थी। तुमने अभी कहा मैं 3 साल के बच्चे की तरह था, मैंने मुस्कुराती हुई धीमी लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा। इसलिए क्योंकि तुम जैसे छोटे स्तर के खिलाड़ी के सामने 3 साल के बच्चे की आईक्यू काफी है। आर्थर इतने गुस्से में थे कि सांस नहीं ले पा रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे वहीं ढेर हो जाएंगे। मैंने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया।
मैंने जारी रखा। तुमने ये भी कहा कि मैंने मिस बियांका वाइट का सार्वजनिक रूप से अपमान किया, जिससे कंपनी को गंभीर नुकसान हुआ। मैंने सिर पीला पड़े बियांका की तरफ घुमाया। मिस वाइट, बताइए, मेरी प्लास्टिक सर्जरी पर टिप्पणियां ज्यादा नुकसानदेह थीं, या क्या यह ज्यादा बुरा होता अगर मैं वो तस्वीरें लीक करता जब तुम हॉलीवुड में घुसने की कोशिश कर रही थीं और किसी खास निर्देशक के साथ रात भर शराब पीती रहीं? इनमें से कौन सी बात तुम्हारी प्रतिष्ठा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? बियांका की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। तुम्हें यह कैसे पता? मैं मुस्कुराया। अगर चाहते हो कि लोग ना जाने तो पहले से ही मत करो। क्या तुम वाकई सोचती थी तुम्हारा अतीत पूरी तरह दफन है? बियांका का पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उसे देखना बंद किया और नजर वापस आर्थर पर की। चाचा, तुमने जिस तरह से इन डायरेक्टरों के साथ मिलकर विदेश में शेल कंपनी बनाने के लिए कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं अभी सबूत निकालूं और सबको एक छोटा सा शो एंड टेल दिखाऊं? इस बार सिर्फ आर्थर ही नहीं, उनके आसपास बैठे पुराने शेयर धारकों के चेहरों पर भी अचानक और नाटकीय बदलाव आया। उन्होंने मुझे आतंक से देखा, जैसे कोई भूत देख रहे हो। आर्थर पूरी तरह टूट गए। उन्हें पता था खेल खत्म हुआ। मेरे हाथ में उनका हर एक पत्ता था। वो कुर्सी में ढीले पड़ गए, जैसे कीचड़ का ढेर हो। उनका चेहरा राख के रंग का था। मैं सीधा खड़ा हुआ और कमरे में निगाह डाली। हर डायरेक्टर जिसने मेरी नजर से नजर मिलाई, अनजाने ही सिर झुका लिया। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खामोश था। मैंने अध्यक्ष की कुर्सी खींची और बैठ गया। पांव क्रॉस किए और मेज पर उंगलियां बांधी। क्या कोई और है जो मेरे उत्तराधिकार को छीनना चाहता है? कोई नहीं बोला। क्या कोई अभी भी मेरे चाचा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित करना चाहता है? फिर भी कोई नहीं बोला। कॉन्फ्रेंस रूम भयावह रूप से शांत था। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा। मैंने मेज से एक फोल्डर उठाया और आर्थर के सामने फेंका। ये हैं तुम्हारे इस्तीफे के कागजात और एक स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट। दस्तखत करो और फिर बाहर जाओ। उम्र के लिहाज से मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। कांपते हाथ से आर्थर ने पेन उठाया। लड़खड़ाते हुए उन्होंने एक आखिरी बार पुराने शेयरधारकों को देखा, जिन्होंने उनके साथ मुझसे विश्वासघात किया था। उनकी आंखों में निराशा थी। आखिर में एक मनोबल टूटे इंसान की तरह उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। वो तख्ता पलट, जिसकी इतनी सावधानी से योजना बनाई गई थी, इस नाटकीय फीकी फैशन में समाप्त हो गया। आर्थर और उनके साथी पूरी तरह साफ कर दिए गए। बियांका वाइट एक डरी हुई चूहे की तरह सरक ली। कमरे में केवल कुछ तटस्थ डायरेक्टर, ल्यूक, सेराफीना और मैं रह गए। वो डायरेक्टर मुझे आदर से दिख रहे थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किंवदंती प्रसिद्ध प्लेबॉय, जो सिर्फ पार्टी करना जानता था, इतना निर्मम हो सकता है और इतनी गहरी योजनाएं बना सकता है। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। तीनों ही विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में रह गए। ल्यूक दौड़कर आया और मुझे जोर से गले लगाया। चीज, ये तो कमाल था। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं झुकोगे। मैंने घृणा से उसे धकेला। ठीक है, भावुकता छोड़ो, जाओ पीआर मैनेजर को ढूंढो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। समझ गया, ल्यूक ने कहा और उत्साह से काम पर जाने के लिए दौड़ गया। अब कॉन्फ्रेंस रूम में सेराफीना और मैं अकेले रह गए। माहौल अचानक अजीब हो गया। मैंने उसे देखा और उसने मुझे। हमारी नजरें मिली। उसकी नजर अभी भी बहुत जटिल थी। मैंने गला साफ किया और पहले बोला, शुक्रिया पहले के लिए। सेराफीना ने एक भौं उठाई। उसके लहजे में हल्की सी व्यंग्यात्मकता थी। किस बात का शुक्रिया? इसलिए कि मैं पूरी तरह मूर्ख बनी और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? मैंने नाक रगड़ी। थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। मेरा इरादा नहीं था कि तुम्हें इस तरह ठगता रहूं। इरादा नहीं था? उसकी आवाज कई डेसिबल ऊपर चली गई। मिस्टर चांग, तुम्हारी एक्टिंग बेमिसाल थी। तुमने मुझे और बाकी सबको बेवकूफ बनाया। कैसा लगा तुम्हें मुझे तुम्हारे लिए लड़ते देखकर? हाथों हाथ सेवा कर दी। इसने तुम्हें असली उपलब्धि का एहसास दिया? मैं उसकी आवाज में गुस्सा सुन सकता था। मुझे पता था वो नाराज थी, और क्यों नहीं होती। कोई भी होता इस तरह ठगी जाने के बाद, खासतौर पर वो जो इतनी गर्वीली है। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और बोला, ईमानदारी से सेराफीना, मैं मानता हूं पहले मैं सच में सिर्फ तमाशा दिख रहा था, लेकिन बाद में मैं रुका। बाद में जब मैंने तुम्हें आर्थर और बाकियों से पंगा लेते देखा, सिर्फ मेरी रक्षा के लिए, जब मैंने तुम्हें मेरे सामने खड़े होकर यह कहते सुना कि कोई मुझे तुमसे दूर नहीं ले जाएगा, मैं मानता हूं मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। सेराफीना का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने मुझे अविश्वास से देखा, जैसे एक पूरी परी कथा सुन रही हो। मैंने उसे देखा और जारी रखा, इसलिए अब मैं आधिकारिक तौर पर और गंभीरता से तुमसे पूछ रहा हूं, मिस सेराफीना लू, क्या तुम मेरी असली गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं उसे देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन सेराफीना की अगली प्रतिक्रिया मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। थोड़े से सदमे के बाद वो अचानक हंस पड़ी। वो हंसते हंसते कांप रही थी। मजाक उड़ाने की आवाज में उसने मुझे एक भोले मूर्ख की तरह देखा। चीज, तुम सोचते हो तुम जीत गए? मैं जम गया। मतलब क्या?
सेराफीना धीरे धीरे उठी। वो मेरे पास आई और अपनी तर्जनी धीरे से मेरी छाती पर ठोकी। उसके चेहरे पर एक शरारती बिल्ली चूहे वाली मुस्कान थी। क्या तुम सच में सोचते हो तुम ही अकेले एक्टिंग कर रही थी? वो मेरे कान के पास झुकी और सिर्फ हम दोनों की सुनने की आवाज में उसने नरमी से फुसफुसाया, दरअसल मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम नाटक कर रही थी। मेरा दिमाग 3 सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने सेराफीना के चेहरे पर उस जानी पहचानी घमंडी थप्पड़ के लायक मुस्कान को देखा। बिल्कुल वही मुस्कान जो मैं पहनता था जब मैं उसे बेवकूफ बनाते हुए देखता था। तुमने क्या कहा? सेराफीना ने एक कदम पीछे लिया, हाथ बांधे और मुझे संतुष्ट मनोरंजन से देखा। मैंने कहा, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम नाटक कर रही थी। शायद उसी पल से जब तुमने उस स्टॉक एग्रीमेंट को एक कागजी हवाई जहाज में मोड़कर फव्वारे में फेंक दिया, तब मुझे संदेह होना शुरू हुआ। एक असली सीधा साधा इंसान इतने सटीक ढंग से चीजें नष्ट नहीं करता। वो दस्तावेज को खा लेता या नाक पूछने में इस्तेमाल करता, लेकिन इतनी जानबूझकर उकसाने वाली तरीके से नहीं। और गाला में भले ही तुमने मासूम बनने का नाटक किया, लियो मिलर पर तुम्हारी हर चुटकी ठीक वहां लगी जहां चोट करती। ये मूर्खता नहीं थी, ये एक शरारती बदमाश होना था। और सबसे महत्वपूर्ण, सेराफीना रुकी, उसके होठों की कोनी और ऊपर उठे। चीज तुम भूल गई कि हम साथ बड़े हुए हैं। सोते वक्त तुम्हारी एक खास आदत है। कौन सी आदत? मैंने अनजाने में पूछा। तुम दांत पीसती हो। मैंने उसे पहली ही रात सुना जब हम साथ रहे। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जब तुम बचपन में हमारे परिवार की सूफी पर सो गई थी। मेरा चेहरा तुरंत गहरे शर्मनाक लाल रंग का हो गया। मुझे लगा जैसे उसने मुझे पूरी तरह नंगा कर दिया। तो ये सब इस दौरान जब मैंने सोचा मैं उसे खेल रहा था, जब मैंने सोचा मैं बढ़त पा रहा था, वो दरअसल बैठकर मेरा प्रदर्शन देख रही थी। वो मुझे मूर्ख बना रही थी। एक अवर्णनीय शर्म और गुस्सा मेरे दिल में उमड़ा। सेराफीना, मैंने दांत पीसते हुए गुर्राया। वो और जोर से हंसी। ओ युवा मास्टर जांग, एक मूर्ख की तरह अंधेरे में रखा जाना कैसा लगा? मजा आया? मुझे उसका संतुष्ट चेहरा देखकर लगा फट जाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद से कहा, शांत रहो, गुस्सा हुआ तो हारूंगा। मैंने उसे फिर से देखा। मेरे दिमाग में 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ख्याल दौड़ रहे थे। ठीक है, अगर उसे पहले से पता था तो उसने नाटक जारी क्यों रखा? मेरे लिए क्यों खड़ी हुई? जब आर्थर और बियांका मुश्किलें खड़ी कर रहे थे तो उसने मेरी रक्षा के लिए अपने रास्ते से क्यों गई, यहां तक कि उनसे पंगा क्यों लिया? इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक एक साहसी विचार मेरे मन में ना कौंधा। मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। सेराफीना, ज्यादा मत इटलाओ। उसने एक भौं उठाई। भले ही तुम्हें पहले से पता था तो क्या? मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, दूरी कम करते हुए। क्या तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं करती? सेराफीना की मुस्कान थोड़ी डगमगाई। मैं आगे बढ़ता गया जब तक वो कॉन्फ्रेंस की मेज से टिक नहीं गई। भागने की कोई जगह नहीं। मैंने सिर झुकाया, उसकी थोड़ी लाल गालों और थोड़ी घबराई हुई नजर में देखते हुए। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो गाला में तुमने मुझे ढाल क्यों दी? अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो बोर्ड मीटिंग में तुम मेरा हाथ इतनी कसकर और घबराहट से क्यों पकड़ रही थी? अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो कल रात क्या तुम सिर्फ इसलिए शर्मा गई थी क्योंकि मैंने कहा था तुम मुस्कुराने पर खूबसूरत लगती हो? हर वाक्य के साथ उसका चेहरा पीले से गुलाबी होता गया। अंत में वो निरुत्तर थी, बस उन खूबसूरत आंखों से मुझे घूर रही थी। वो बाहर से सख्त दिख रही थी, वो अंदर से कोमल थी। मुझे समझ आ गई, मैं सब समझ गया। इस औरत ने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर ईमानदार था। वो पहले से ही मेरे लिए गिर चुकी थी। बस यही कि वो मैं पैसों के लिए ये कर रही हूं कि बहाने से खुद से झूठ बोल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धमाके से खुला। ल्यूक का बड़ा सा चेहरा उत्साह से झांका। चेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है। उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसने हम दोनों को इंच भर की दूरी पर एक आत्मीय आलिंगन में देखा। वो एक बार फिर पत्थर की मूर्ति बन गया। उसका मुंह एक बार फिर ऊ के आकार में खुल गया। सेराफीना ऐसे उछली जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पांव दे मारा। उसने मुझे धकेला। उसका चेहरा इतना लाल था जैसे खून निकल आएगा। वो अपने कपड़े ठीक करने लगी। फिर उसने मुझे खून खराबे वाली नजर से घूरा। उसके बाद ल्यूक को। एक भी शब्द कहे बिना वो पलटी और मैदान से भाग गई, एक जवान की तरह जो पूरी मार खाकर पीछे हट रहा हो। ल्यूक ने मुझे देखा, फिर सेराफीना की जाती हुई पीठ को, पूरी तरह उलझन में। क्या मैं गलत वक्त पर आया? मैंने सेराफीना को जाते हुए देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान दबाए नहीं दब रही थी। मैं पलटा और ल्यूक के कंधे पर थपकी दी। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। 3 महीने बाद जैंग एंटरप्राइजेस और लू ग्लोबल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। साल की सबसे बड़ी कॉरपोरेट शादी की घोषणा। लू और मेरी आधिकारिक सगाई हुई। कॉन्फ्रेंस रूम कैमरों की फ्लैश की एक समुद्री लहर से भरा था।
मैं एक चुस्त टेलर मेड सूट में था। सेराफीना का हाथ थामे, जो सफेद ड्रेस में सांस रोकने वाली थी। जैसे ही हम मीडिया का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, सेराफीना एक मानक बेदाग कॉर्पोरेट मुस्कान पहने थी, लेकिन मेरे बगल में खड़े होकर उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, चीज जंग, ज्यादा मत इठलाओ। मैं बता रही हूं, ये सख्त एक बिजनेस पार्टनरशिप है। अगर चाहते हो मैं सच में तुमसे प्यार करूं तो अगले जन्म में कोशिश करो। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं उसके कान के पास झुका और सिर्फ हम दोनों की सुनने की आवाज में मैंने फुसफुसाया, ओह सच में? तो फिर कल रात तुम मेरी बाह क्यों पकड़े थी, नींद में मेरा नाम बुदबुदाते हुए? सेराफीना का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसका चेहरा दिखती रफ्तार से लाल हो गया। उसने मेरी कमर में एक जोरदार चुटकी ली। मैं दर्द से सिसकाया, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान और उज्जवल हो गई। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस युवा सीईओ, क्या मैं पूछ सकती हूं कि किसने पहले पीछा किया? मैंने माइक्रोफोन उठाया, अपनी मंगेतर पर एक नजर डाली जिसका चेहरा सीप जैसा लाल था, और स्नेह से बोला, वो बेशक, उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। उसने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक भी किया, बस मेरे पास आने के लिए। मुझसे मेरे पैसे और मेरी इज्जत ठगने की कोशिश की। पहले तो मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसने इतना कुछ दिया कि मना करना नामुमकिन था। कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। मैंने देखा सेराफीना मेज के नीचे पहले से ही अपनी हाई हील उतार रही थी। मुझे पता था घर पहुंचने पर मुझे पूरी तरह निर्मम घरेलू हिंसा झेलनी पड़ेगी, लेकिन मैं पूरी तरह राजी था इसके लिए। आखिरकार क्या मैंने भी यही नहीं चाहा था काफी समय से? दोनों का अंत। मैं आगे बढ़ता गया जब तक वो कॉन्फ्रेंस की मेज से टिक नहीं गई। भागने की कोई जगह नहीं। मैंने सिर झुकाया, उसकी थोड़ी लाल गालों और थोड़ी घबराई हुई नजर में देखते हुए। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो गाला में तुमने मुझे ढाल क्यों दी? अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो बोर्ड मीटिंग में तुम मेरा हाथ इतनी कसकर और घबराहट से क्यों पकड़ रही थी? अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं महसूस करती तो कल रात क्या तुम सिर्फ इसलिए शर्मा गई थी क्योंकि मैंने कहा था तुम मुस्कुराने पर खूबसूरत लगती हो? हर वाक्य के साथ उसका चेहरा पीले से गुलाबी होता गया। अंत में वो निरुत्तर थी, बस उन खूबसूरत आंखों से मुझे घूर रही थी। वो बाहर से सख्त दिख रही थी, वो अंदर से कोमल थी। मुझे समझ आ गई, मैं सब समझ गया। इस औरत ने मुंह से तो नहीं कहा